तो सभी को जय हिंद। मैं जुवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। थोड़ा सा आज लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आई होप सभी लोगों को मेरी आवाज़, ओहो आज तो बहुत पुराने लोग आए हैं। शिल्पी तिवारी बेटा कैसे हैं आप? मुस्कान सोलंकी, प्रदीप, रेशु कुमारी, मोहित सैनी जी क्या हाल है? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम ना इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित यानी भारतीय भूगोल पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अच्छा आपको है। इसमें आपको मैथ वगैरह के साथ मैंने समझाने की कोशिश करूंगा। तो सभी का वेलकम है। आकांक्षा, रेशु, सभी को भाई गुड इवनिंग। चलो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के आपको सबसे पूर्वी राज्य का नाम बताना है और पश्चिमी राज्य का। देखो आपसे ना कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो हमें ना ये चीज़ ना कई बार ना बच्चों को हल्का सा कन्फ्यूजन होता, क्योंकि ये अपने भारत के बारे में कौन नहीं जानता। देखो भारत को जो सबसे उत्तर का बिंदु है उसे हम बुलाते हैं इंदिरा कोल, और ये पहले जम्मू कश्मीर होता था, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर मेन लैंड पे बात करें तो ये आपका होता है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु पे है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है लेकिन मुख्य भूमि पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अंत का द्वीप पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिण का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड यहां पर आपका पड़ता है कीबी थू भारत का सबसे पूर्व का बिंदु है, और यहां पर पड़ता है गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर अरुणाचल प्रदेश तो होगा और गुजरात होगा। और इनमें अगर समय का डिफरेंस भी देखा जाए, ओके, इनमें अगर समय का डिफरेंस भी देखा जाए तो 2 घंटे का होता है। अगर यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं यानी यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का डिफरेंस होता है? 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ये भी पूछा जाता है। अगर यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर सुबह के 4 बज रहे होंगे। चलो तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग इसका आंसर सही बताओगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा कि भाई 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? विपिन जीके बिल्कुल। हाय सर, हाउ आर यू? तो जल्दी से बताओ। शिल्पी तिवारी, शुभम, विपिन, शान, रेशु। 10 डिग्री चैनल। देखो आपसे 10 डिग्री चैनल भी पूछा जा सकता है, आपसे 8 डिग्री चैनल भी पूछा जा सकता है, आपसे 9 डिग्री चैनल भी पूछा जा सकता है, आपसे 6 डिग्री चैनल भी पूछा जा सकता है। तो वर्षा पांडे ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, सभी ने इसका आंसर एकदम परफेक्ट दिया। अब देखो ये हमारे आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। अब अंडमान जो आइलैंड है ना, 4 आइलैंड है अंडमान, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, और निकोबार आपका आइलैंड है। तो ध्यान रखिएगा अंडमान आइलैंड को निकोबार से अलग करता है आपका, यहां पर आपको दिख रहा होगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। एक तो चीज ये ध्यान रखनी है। गुड इवनिंग सभी को। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप ये भी हमारा आइलैंड का एक द्वीप समूह है। इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। एक और चैनल है जिसे हम बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। ये जो 6 डिग्री चैनल है ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। यहां पर लिख लीजिएगा, ये इंदिरा पॉइंट को किससे अलग करता है? इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड? सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड? सुमात्रा आइलैंड इससे अलग करता है। गुड इवनिंग सभी मेरे छात्रों को। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पोर्ट ब्लेयर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे पड़ती है, तो पोर्ट ब्लेयर हो गया या सेलुलर जेल हो गया, वो आपका साउथ अंडमान में पड़ती है। ठीक है,
किसमें पड़ती है? साउथ अंडमान में। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका क्या आता है? डनकन पास। क्या आता है? डनकन पास। अंडमान निकोबार में हमारे दो वॉल्केनो ज्वालामुखी भी पड़ते हैं। एक है नारकोंडम जो अभी मर्त है यानी शांत है और सुप्त ज्वालामुखी हम इसे बोलते हैं, और एक है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड आपका, बैरन हिंदी में भी बैरन बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बैरन बोला जाता है, और ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, सभी को भाई वेलकम, जय हिंद, जय भारत। संगीता देवी जी, चलो ये आपको मेरी क्लास जो है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर जितने भी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखा करो। समझाने की कोशिश करता हूं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ओके, क्या है अंडमान निकोबार की सबसे? सैडल पीक। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो आपका किस पे पड़ती है? वो आपकी पड़ती है साउथ अंडमान पे। किस पे पड़ती है? साउथ अंडमान, ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी इस पे, जिस पे पोर्ट ब्लेयर है, जिस पे सेलुलर जेल है। अब ये पूछा गया है जो भारत का दक्षिणतम भाग है यानी कन्याकुमारी, ठीक है, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भारत का जो दक्षिणतम भाग है कन्याकुमारी, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? और भाई आप लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा आंसर करो, स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। तो पूजा ने इसका आंसर, अब जल्दी से आ जाओ इस क्वेश्चन पे यार, मेरे यहीं पे ही स्लो चल रहा है यार। हाँ, तो जल्दी से बताओ, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका, रुक जाओ मैं ही स्लो चल रहा हूँ क्या? तो आपको बताना है कितनी दूर है भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो 876 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सही। कितना? 876 किलोमीटर दूर है। अब आपको बताना है भारत की कुल समुद्री तट रेखा द्वीपों को मिलाकर कितनी है? भारत की कुल समुद्री तट रेखा द्वीपों को मिलाकर कितनी है? देखो, भारत की अगर मुख्य भूमि की मैं बात करूं, मुख्य भूमि यानी मेनलैंड, तो मेनलैंड जो भारत की समुद्री तट रेखा है वो भारत के 9 राज्य बनाते हैं, ठीक है, 9 राज्य, जिसमें सबसे लंबे, ओके, जिसमें गुजरात, ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट पड़ती है, और आपका गोवा हमारा सबसे छोटा है और इसकी सबसे छोटी तट रेखा है, शॉर्टेस्ट है। लेकिन अगर हम द्वीपों को मिला लेते हैं तो भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। बहुत बेहतर, आप सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो 3.28 मिलियन, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत को विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। भारत को विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। क्या बात है, आज तो सभी लोग एकदम जैसे AK-47 फायर करते हैं उसी तरीके से आंसर कर रहे हैं, जो पूरे विश्व का 2.4% है। और अगर जनसंख्या की मैं बात करूं, ठीक है, जनसंख्या की मैं बात करूं तो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 17% पॉपुलेशन रहती है। कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है? 17% पॉपुलेशन रहती है। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत पूरे विश्व में जितनी भूमि है उसका 2.43% है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टेरिटोरियल वाटर्स, इसे प्रादेशिक जल बोलते हैं। देखो, समुद्र में जो दूरी है उसको हम मापते हैं नॉटिकल माइल में, ओके, नॉटिकल माइल। ये प्रादेशिक जल सागर में एक तरीके की बाउंड्री है और ये 852 मीटर के बराबर होती है। एक समुद्री मील भी बोलते हैं हम इसे हिंदी में, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्री मील भी बोलते हैं। तो आपका जो है 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल यानी 21 किलोमीटर, इसमें अगर बिना परमिशन के आओगे तो भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक सेना नेस्त नाबूद कर देगी। 12 नॉटिकल माइल इसका राइट आंसर है। विपिन जीके जीएस 12 नॉटिकल माइल होता है। ये देखो, एक नॉटिकल माइल 1800 मीटर के बराबर होती है,
1852 मीटर, और 12 नॉटिकल माइल तक, ये पिंक वाली लाइन देखो, ये आपका क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है। फिर यहां से इस 12 नॉटिकल माइल से आगे तक आपका क्या होता है, कंटिजिनस जोन, और फिर आपका तट से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी यहां पर कोई भी प्राकृतिक संसाधन, अब कोई इंटरनेट की लाइन बिछानी हो, कच्चा तेल निकालना हो, सागर की जो संपदा, उस पर भारत का अधिकार रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का जो भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कौन से देशांतर पर स्थित है? भारतीय मानक समय आपका कौन से देशांतर पर स्थित है? और ये आपका पड़ता है प्रयागराज, यानी जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, ग्राम नैनी मिर्जापुर प्रयागराज में ये पड़ता है। तो ये क्या होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर है 82.5 डिग्री। जो हमारा पूरे विश्व का टाइम की कैलकुलेशन जो होती है वो जीएमटी से होती है, तो जो भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। जैसे अभी मेरी घड़ी में बज रहे हैं 7:40 हो रहे हैं, ठीक है, और मैं अपनी घड़ी को उल्टा कर लेता हूं, तो अभी 2:10 हो रहे हैं, किसमें, 2:10 नहीं, 1:10 हो रहे हैं, किसमें, आपके इंग्लैंड में, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम 5.5 घंटे हम इंग्लैंड से आगे हैं। पूरे विश्व की गणना जीएमटी से होती है, ओके। और ये जो भारतीय मानक समय है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा का निर्माण करते हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा का निर्माण करते हैं? 7, 8, 9, 10। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा का निर्माण करते हैं? तो वर्षा पांडे जी ने बताया है कि भारत के 9 राज्य। और भाई अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो भारत के 9 राज्य, ठीक है बेटा, 9 राज्य, जिसमें गुजरात की सबसे बड़ी लंबी है तट रेखा और गोवा की सबसे छोटी है। यहाँ पे देखिएगा 1, 2, ये गोवा, 3 आपको मैं लिख देता हूं, देखो, 1 सबसे लंबी तो गोवा की है, दूसरी महाराष्ट्र, 3 गोवा, चौथा कर्नाटका, 5वां केरला, 6ठा तमिलनाडु, फिर 7वां आपका आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल। तो भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब आपको बताना है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफेंस अड्डा 24/7 के साथ जुड़ गए हैं ना, तो आप मानिएगा, एक सद है तो सभी सद है, सब साध है तो सब जाए। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से किसी भी परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। और आपका जो अग्निवीर है, इसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ थोड़ा यूनिक, थोड़ा सा विचित्र किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। होते इजी हैं, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, बस अपना ना मेहनत करते रहिए। और 4 साल की, क्योंकि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करें, वहां पर जो आपको सिखाई जाती है, वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और स्किल, तो आप अपने जीवन को एक सही राह और सही मंजिल पे ले जाएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से तो होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होती है, गुजरात से भी, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं होती है, उत्तर प्रदेश से नहीं होते, यूपी इसका आंसर होगा। देखो, भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ओके। देखो यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूं, आपका गुजरात सबसे पहले, फिर अपनो राजस्थान, फिर भारत का दिल मध्य प्रदेश, और फिर झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, ओके, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, फिर त्रिपुरा 7 और 8 आपका मिजोरम।
तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश नहीं है। ओके, मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी से, उज्जैन से तो होकर जाती ही है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है, भूमि सीमा है, इसकी कितनी? अब देखो, भारत की जो भूमि सीमा है ना, वो 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। और भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा का निर्माण करते हैं। तो अब बताओ क्या है ये? देखो, जाहिर सी बात है 15,200 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। और इसमें अभी अगर हम देखें तो ये देखो, भारत के 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, आप जानते ही हो। हमारी जो सबसे लंबी सीमा रेखा है, सबसे लंबी हमारी सीमा रेखा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य बनाते हैं? वेस्ट बंगाल, WB करके लिख रहा हूं, आप मेरे साथ ना लिखते हुए चला करो अगर आपका मन करा करे। फिर आपका आसाम, ठीक है। आसाम के बाद आपका तीसरे नंबर पर मेघालय, ठीक है, मेघालय के बाद आपका चौथे नंबर पर आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका 5वें नंबर पर आता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो हमारा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है, और वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा निर्धारण करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ हमारा 3,448 किलोमीटर है। कितना है? 3,448 किलोमीटर। चाइना के साथ हमारा एक तो यूनियन टेरिटरी बनाती है लद्दाख, ठीक है, और बाकी हमारे कौन कौन से राज्य बनाते हैं? स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत के 4 राज्य। फिर ये आ गया इधर पाकिस्तान के साथ 2900 किलोमीटर की है, और इसके साथ 2 यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 3 राज्य बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। फिर हमारी जो सबसे लंबी तटरेखा है पाकिस्तान के बाद, वो हमारी नेपाल के साथ है, 743 किलोमीटर, 1743 किलोमीटर, जिसमें हमारे कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्य, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओके, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य बनाते हैं। फिर हमारी जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किसके साथ, सबसे लंबी बाउंड्री है वो किसके साथ है? म्यांमार, 1683 किलोमीटर, ठीक है। और कितने राज्य बनाते हैं? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, 4 राज्य। उसके बाद फिर हमारी किसके साथ है? भूटान के साथ 605 किलोमीटर, और इसके साथ हमारा सिक्किम के बाद आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4। और भारत की जो सबसे छोटी रेखा है वो यहाँ पर है, वो अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर, और केवल लद्दाख बनाता है। केवल क्या बनाता है? लद्दाख। इस तरीके से, ठीक है, आप याद कर सकते हैं जैसे मेरे को याद है। कुछ भी चीज इस दुनिया में आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस अपने अंदर आत्मविश्वास हो, आप उसे बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। चलो, और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। बचपन में MBA, हाँ बिल्कुल, एक बार देखेंगे ट्रिक ये, बिल्कुल जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रुद्राश कौशिक, जय हो सर, जय हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 का D बताया गया है आंसर। ओके, देखो भारत को ना, हमारा भारत है, यहाँ पर ना बहुत सारी धर्म, भाषा, खान पान, वस्त्र और भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी, इनकी विविधताएं, डाइवर्सिटी है। मेरा भारत है ही ऐसा। ओके,
देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऐसा क्यों है? देखो हमारे भारत में देखो तो सबसे पहले जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी इलाका, उसके बाद ये हरा हरा जो आ रहा है मैदानी इलाका, रेगिस्तानी, फिर ये आपका पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान और कोस्टल प्लेन। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब आपको बताना है आईफेड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, इसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है? आईफेड आपसे इंडियन नेवी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि IFAD का मुख्यालय कहां पर है, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। रचना चौहान, सर सब्सक्रिप्शन लेने पर ऐप वर्क नहीं कर रहा। बेटा अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो जब ये खत्म हो जाए, इस वीडियो में अपना जो आपने जो भी बैच आपने लिया होगा उस पर आपकी एक CPID आई होगी, वो CPID आप इसमें बता दीजिएगा। मैं कल ही आपको कांटेक्ट करवाता हूं अपने स्टूडेंट केयर एग्जीक्यूटिव से। तो ध्यान रखिएगा, रोम जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी रोम में है। आपका इसका तो हेडक्वार्टर है रोम में, आपका और किसका हेडक्वार्टर है? आपका FAO का हेडक्वार्टर है। फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी इसका हेडक्वार्टर है। डी है दीपू सिंह जी, यही है। अच्छा नैरोबी में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसी वजह से 5 जून को हम हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ब्रुसेल्स में आपका भाई नाटो का हेडक्वार्टर है, और नाटो का जो स्थापना 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और यहां पर पेरिस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का जो स्थापना है वो 11 नवंबर 1946 को हुई थी। 11 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने से पहले ये बैच हमारा 12 अगस्त से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अग्निवीर जो इस बार एयरफोर्स का हुआ था उसमें हमें टाइम कम मिला था, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को बहुत कोशिश करी उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए। लेकिन अब अगले साल के इंटेक के लिए, और आप में से जो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आर्मी की या नेवी की प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें आपको एक्स ग्रुप का भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप नेवी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोरो पढ़ाया जाएगा। आर्मी वाले तो ले सकते हैं, नेवी वाले इसलिए नहीं क्योंकि उनके एग्जाम में आपका ये अगस्त चल रहा है, बल्ले बल्ले करते ही आपका ये अगस्त भी चला जाएगा और सितंबर आ जाएगा। तो आप लोगों को तो नहीं, लेकिन जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और वायु वाले तो कर ही सकते हैं। ये एक फाउंडेशन बैच है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कोड यूज करेंगे 191, ठीक है, इस डिस्काउंट कोड को यूज करेंगे तो मात्र 1840 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ भारत के जो इंग्लैंड की संसद में जाके सदस्य बने थे, ठीक है। ओके, जल्दी से बताओ। हाँ, पासेस और ऑर्गेनाइजेशन कभी याद नहीं रहता, याद हो जाएगा, डू नॉट वरी। अपनी क्षमताओं को हम कभी भी पहचान नहीं सकते, वर्षा मैम, जरूर होएगा। बस एक बार सोच लो कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत कहती है यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, अगर तुम सोचते हो तो तुम कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दादा भाई नेहरूजी। और दादा भाई नेहरूजी जो है, इनको भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, दादा भाई नेहरूजी को क्या बुलाया जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत पितामह भी बोल सकते हो उसको। ओके ओके, हाँ, एजदार व्यक्ति, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत के जो हैंड रिटन कॉपी है उस पर एक आर्ट बनाया था। देखो, भारत का संविधान हस्तलिखित है। क्या है? हैंड रिटन है, हस्तलिखित है। तो हस्तलिखित जो है वो तो करा है प्रेम नारायण
ओके, रायजादा ने, ठीक है, रायजादा ने लिखा है हमारा संविधान हाथ से। और नंदलाल बोस जी ने उस पर चित्रकारी करी है, नंदलाल बोस जी ने उस पर क्या है, चित्रकारी करी है। जी हाँ बिल्कुल, मिहिर सेन वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले, वो भारतीय था जिसने इंग्लिश चैनल को तैर के पार करा था। और सेशन को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। भारत का प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना, अभी तक इसमें कितनी बार परिवर्तन यानी संशोधन किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, एकता और अखंडता यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ओके, हाँ चंपक लाल जी नमस्कार सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई आपका ये बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जी 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 अकरम जी, नेवी आर्मी दोनों के लिए है। ओके जल्दी से बताओ, भारतीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, अभी गया है, विश्व बाघ दिवस अभी गया है। और आपका 9 अगस्त काकोरी एक्शन डे, काकोरी एक्शन डे। और इसको भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी 9 अगस्त को हुआ था, तो उसको क्विट इंडिया डे भी कहा जाता है, क्विट इंडिया डे भी कहा जाता है। और 27 सितंबर को हम, वैसे 27 सितंबर को भगत सिंह जी का जन्म दिवस होता है, इस दिन हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। पल्लवी कुमारी जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप जिए और बिल्कुल बढ़िया अपना तरक्की करें जीवन में। ओके सर, एनडीए के लिए सुमित वर्मा, एनडीए में भी काम आ सकता है सर, जीके तो जीके है, कहीं पे भी आ सकती है, जैसे फौजी कहीं पे भी बन सकता है ना किसी का भी बेटा, उसी तरीके से जीके है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? हाँ जी, नागासाकी भी है, वैसे 6 अगस्त, परसों हिरोशिमा फिर नागासाकी। ओके जल्दी से बताओ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आपका 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है चलिए अगला, अब आपको बताना है ब्रह्मो समाज। देखो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती। चलो वेदों की ओर लौटे, इन्होंने 1875 में आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की फाउंडेशन करी थी। स्वामी विवेकानंद, ओके, इन्होंने 1897 में आपका राम कृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने 1865 में सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना करी थी, सत्य शोधक। और राजा राम मोहन राय जी ने आपका 1828 में, ठीक है, 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। चलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ओके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक जरूर करेगा। भारत का संविधान किस प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान नहीं करता है? तो आप जानते हो कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था, ठीक है, और एक क्या बना दिया गया था? लीगल या विधि अधिकार बना दिया गया था। लीगल राइट या एक विधि अधिकार इसको बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपको बताना है, अभी मैंने आपको कराया, चलो जल्दी से आंसर बताओ। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं? फटाफट जल्दी से बताएं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, नेपाल के साथ
कौन कौन से राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं? ओके, 5 राज्य करते हैं। यहां पर आपको 4 राज्य दे रखे हैं, तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं? जल्दी से बताओ बेटा, और सेशन को लाइक भी करना फटाफट अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन। हाँ जी, SSR के लिए भी है जदौन साहब, चलो जल्दी बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तेंजिंग कैसे हो? तो सी क्यों होगा? मैंने आपको बताया था ना, उत्तराखंड से भी करता है, उत्तर प्रदेश से भी करता है, बिहार से भी करता है, वेस्ट बंगाल से भी करता है, सिक्किम से भी करता है। तो यहाँ तो ये चारों से करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। आपको बताया था ना, ओके, बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं और इनको 6 प्रकार में बांटा गया है, अनुच्छेद 14 से 32 तक। जैसे सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है, बिल्कुल सही है। फिर आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। फिर आता है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वो भी है। लेकिन जो आपका ये है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखा है, और यही गलत है और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब जीके ऐसे पढ़नी हो कि एकदम सॉलिड हो, कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसका आंसर दे पाए, तो आप जरूर लाइव बैचेस को जरूर ज्वाइन करेगा। ओके, हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है जी जी साहिल, अब ये बताओ धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसे यूनेस्को ने विश्व की 40वीं विश्व धरोहर घोषित किया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40th। ओके, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हेलो सोनू, ओके, you want to know timing? The timing of the class is 7:15 PM in the evening. Okay, so क्या है? कच्छ, और कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट भी है। ओके, बाबर ने गाजी का टाइटल कब लिया था? बाबर ने गाजी का टाइटल कब लिया था? जल्दी से बताओ। और जो लाइक है ना, उसे 100 पार करवा दो, मजा आ जाएगा अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो। मेरे को लगेगा कि हाँ, जो आपको पढ़ाता हूं ना वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो गाजी, देखो बाबर ने का जो सबसे भयंकर युद्ध हुआ था ना, राणा सांगा जी के खिलाफ हुआ था। राणा सांगा जी पर दादा थे महाराणा प्रताप के 1527 में, और इसमें इसने धर्म युद्ध बना दिया था। क्या बना दिया था? धर्म युद्ध। तो राणा सांगा के खिलाफ। ओके, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ध्यान रखिएगा, अगर आप नेवी के अभी भी, क्योंकि ये 10 सितंबर के आसपास ये बैच फिनिश होगा, नेवी की तैयारी कर रहे हो या आर्मी की कर रहे हो, तो बहुत ही कम प्राइस पे, मात्र आप Y191 कोड को यूज करके मात्र 827 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 चीजें आपको मैं बताऊंगा अगर आप करें, एक तो टेस्ट सीरीज और ये बैच, दोनों ज्वाइन कर लो। नेवी, आर्मी, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो उसमें आपके लिए रामबाण साबित होंगे। क्या साबित होंगे? रामबाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तमाशा फोक डांस कौन से राज्य से संबंधित है? तमाशा फोक डांस कौन से राज्य से संबंधित है? बताएं। झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से? बताएं। तमाशा जो फोक डांस है कौन से राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तमाशा। तो ध्यान रखिएगा, तमाशा आपका जो है महाराष्ट्र, कहां से है? महाराष्ट्र से संबंध है इसका। ओके, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में नौटंकी है। एक देखो, एक होते हैं शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य जिन्हें हम क्लासिकल डांस बोलते हैं, और एक होते हैं आपके लोक नृत्य। तो ये लोक नृत्य में की बात है। अब है कि झिलेपला पास आपका पड़ता है, तो झिलेपला पास जो है तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है, और तीस्ता नदी भारत में कहां पे है? सिक्किम में है। तो जाहिर सी बात है ये सिक्किम इसका आंसर होगा। नाथुला पास, और आपका नथुला पास हो गया, झिलेपला पास हो गया, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपके से, मंगल पांडे
मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को मार दिया था। तो मंगल पांडे जो थे बैरकपुर कलकत्ता में थे और 34वीं इन्फेंट्री से उनका संबंध था। किससे? 34वीं। ये नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले, इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिला। यानी आपको अगर जीके पढ़नी है तो थोड़ा डीप, थोड़ा तो नहीं मतलब थोड़ी सी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और क्रांति खत्म हुई तो भारत का पहला वायसरॉय भी यही बना था, इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इसका? लॉर्ड कैनिंग इसका नाम है। ओके चलो अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो अभी आपको मैंने बताया ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बुलाया जाता है? आपका दादा भाई नेहरू जी को। महात्मा गांधी जी को तो महात्मा बुलाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से बुलाया जाता है। भाई 100 लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 यानी वर्ष 1885 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1885 में हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, गो बैक टू वेदास, चलो वेदों की ओर लौटें, ये नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि वैदिक सभ्यता को दोबारा लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाला प्रथम व्यक्ति थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? ये बड़े भाई थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत काल का पीरियड क्या है? मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल का। तो दिल्ली सल्तनत काल का जो पीरियड है 1206 से 1526 है। कितना है? 1206 से 1526। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो सीआर दास नहीं थे, सीआर दास बाद में बने थे। तो आर्मी और नेवी के लिए कंप्लीट बैच आप ले सकते हैं मात्र 828 रुपए में। कोड यूज करेगा Y191। अब आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान रखिएगा, पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अड्डा 247 की वेबसाइट या अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से। जैसे ही आपको खुलेगा यहाँ पर ऑल कोर्सेज आ रहा होगा, या आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च में आप सीधा डाल दीजिएगा इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी डाल दीजिएगा, या आप इंडियन आर्मी डाल दीजिएगा। ये ऐसे बैच आ जाएगा आपके सामने। इस पे आप जाएंगे जब तो आपको ये बैच दिखाई देगा इंडियन नेवी का यहाँ पर। ओके, ये जो बैच है इंडियन नेवी का, ये नया बैच आ रहा है अभी, तो ये नया बैच आ गया है, ठीक है, इंडियन नेवी का। ये जो नया बैच है ये आप मात्र 1840 रुपए में पड़ेगा। 12 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी लेटेस्ट बैच, न्यू बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है। और इसमें आप कोड लगाएगा Y191 और अप्लाई करेंगे तो जो 8000 का बैच है वो मात्र आपको 1840 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आपको जो ऑलरेडी बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना है तो देखते हैं उस बैच को कैसे देखते हैं, या अगर वो होगा तो ठीक है, हट गया होगा तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, मतलब आप उसे क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे टारगेट इंडियन नेवी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टारगेट इंडियन नेवी, तो वो पुराना बैच आएगा, ठीक है, टारगेट इंडियन नेवी। मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनते रहिएगा। जैसे ही आप टारगेट इंडियन नेवी करेंगे ये आपका पुराना बैच, अच्छा ये अभी इसी में ही आएगा। खैर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, डिफेंस कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी जिस बैच को भी ज्वाइन करना होगा उस पर क्लिक। पहला आपका जो बैच होगा ये लेटेस्ट बैच है, ठीक है, ये अभी शुरू होगा 12 अगस्त से, ये बैच चल रहा है। ये बैच आपको 827 रुपए का मिलेगा अगर आप करना चाहते हैं। इसमें आप कोड लगाइएगा Y191 और इस कोड को लगा के अप्लाई करेंगे तो मात्र 827 रुपए में आप इस बैच को कर पाएंगे। आज इसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कल एक और लेक्चर है, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें खत्म हो जाएगी। लेक्चर पीडीएफ भी मिलते हैं और आपको ना बहुत कंसेप्ट के साथ इसमें पढ़ाया जाता है। ओके,
हाँ महापैक ले लो, लेकिन महापैक फिर वो कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा आप कुछ भी मत लो, मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज जरूर लो। आप ना यहाँ सर्च बार में डिफेंस प्राइम करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा? डिफेंस प्राइम। ये जो डिफेंस प्राइम है ना, ये रामबाण है सभी टेस्ट सीरीज का, मॉक टेस्ट का, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो कितना पढ़ा कितना याद रहा ये आपको कैसे पता होगा। तो ये डिफेंस प्राइम टेस्ट पैक जो है तो ये मात्र 400 रुपए का, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट लूंगा। इसमें आपको सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जितने भी रक्षा से संबंधित एग्जाम है, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो बीएसएफ हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, फलाना ढिमकाना, जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं। और बच्चों साथ में आपको ई बुक्स भी मिलती हैं, साथ में आपको ई बुक्स भी मिलती हैं, ई बुक से पढ़ो। तो ये जो आपको मिल रहा है ये आपको 399, अगर आप 6 महीने का लोगे तो 249 का, और 3 महीने का लोगे तो 149 का। ये तो इस रेंज में भी है। खैर अब 12 महीने वाला अगर आप देखें, एक साल वाला, आप व्यू ऑफर पे जाए, यहां पर कोड आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, Y191 S लगाना पड़ेगा, और मात्र 331 रुपए में 1 साल तक के लिए आपको सभी डिफेंस एग्जाम की मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। वीकली करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेगा, और आपको ई बुक मिलेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से